अब चलेंगे हम लोग अनुवांशिकता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते क्या कहलाते हैं? अनुवंशिक वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहेंगे। किसे कहेंगे? तो सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं या फिर आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? आपके सामने प्रश्न ये आएगा, किसने की थी आनुवंशिकता की खोज? मेंडल। किसने की थी? मेंडल ने किया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, तो मेंडल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिए किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये थे एक पादरी थे। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है मेंडल साहब ने जो किया था, मेंडल साहब का पेशा क्या था? ठीक है, तो ध्यान में पादरी, ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में क्या थे? पादरी थे। तो मेंडल साहब जो थे पादरी थे। इन्हें आधुनिक अनुवांशिक का पिता, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं? मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने उन्होंने उद्यान मटर मतलब गार्डन पी, क्या बोलते हैं? गार्डन पी के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किया तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, इनको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जिनको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, तीसरा नंबर जो था स्वतंत्र भगवान का स्वतंत्र। नियम। ठीक है, अपव्यवहार का स्वतंत्र नियम। अपविवहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, एरोसमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब 3 प्रकार के इन्होंने नियम दिया था। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं? किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम। हम्म, ठीक है, ध्यान रखिए किसके? क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियो डीएनए प्रोटीन के के। बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम का नाम किसने, नामकरण किसने किया? वाल्टेयर। वाल्डेयर ने किया। ठीक है, और कब किया? 1888 में किया। क्रोमोसोम का स्थिर डीएनए की बनी, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो अनुवांशिक लक्षणों के धारण एवं उनका पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या बोलते हैं? तो इनको जीन कहा जाता है। गेहूं। क्या कहा जाता है इनको? जीन कहा जाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता मूलभूत इकाई है। ठीक है, जीन की बात करेंगे तो जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत क्या है? इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, मतलब या तो वजन के साथ या फिर आयु के साथ गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वो क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? जीनोम का। जीनोम। ठीक है, ध्यान रखिए क्या चित्रण। बोलते हैं उसको? जीनोम कहते हैं। ठीक है, चित्रण। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक में कार्यात्मक संगठन क्या कहलाता है? जीनोम चित्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीनोम चित्रण कहते हैं। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक, ठीक है, संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान प्लवमान जीन या फिर जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन का बारबरा, ठीक है, मैकिल किल्टॉफ। क्या नाम है? मैकिलटॉन्क ने मैकिलटॉफ। किया। ठीक है, इस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। इसने किसके ऊपर मतलब अनुसंधान किया था? मक्का के पौधे पे अपना अनुसंधान किया। किस पे? मक्का के पौधे पे अपना अनुसंधान किया। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। उससे मक्का के दाने पे कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें, ठीक है, ट्रांसपोजेबल या फिर ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? होता है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं डीएनए होते हैं, दूसरा को क्या बोला जाता है? आरएनए होते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड बहुलक है, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो 3
प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर आता है। कौन होता है ये? तो नाइट्रोजनी बेस में आपको ध्यान रखिएगा प्यूरिन एवं पिरिमिडीन होता है। क्या होता है? प्यूरिन एवं पिरिमिडीन होता है। पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। ठीक है, तो नाइट्रोजनी बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी बेस में बात करेंगे, नाइट्रोजनी बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षार, इसमें प्यूरिन एवं क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। ठीक है, प्यूरिन बेस की बात करेंगे तो प्यूरिन बेस में क्या होता है? एडेनिन और गवासीन होता है। क्या होता है प्यूरिन बेस में? क्या होता है? तो एडेनिन और क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, डीएन और आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में, ठीक है, साइटोसिनिन तथा यूरोसिल होता है, जबकि डीएनए में क्या होता है? तो साइटोसिनिन और थाइमिन होता है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है? आरएनए में पिरिमिडिन बेस में आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में साइटोसिन साइटोसिन एवं जगह यूरेसिल यूरेसिल आ होता है, जाता है। जबकि डीएनए में क्या होता है? साइटोसिन तथा थाइमिन होता है। ठीक है, जबकि एडेनिन तथा गवानिन की बात करें डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है? साइटोसिनिन और यूरेसिल होता है पिरिडिमिन बेस में। ठीक है, और यहाँ पे डीएनए में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन दो होता है। दोनों में साइटोसिन डीएनए होता है, में, लेकिन ठीक है, एक बिल्कुल ठीक है, यूरेसिल आ डीएनए जाता में है। डीऑक्सीराइजोब तथा आरएनए में राइजोब शर्करा होते हैं। क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइजोब होता है तथा आरएनए में क्या होता है? राइजोब शर्करा होता है। यह गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एचएमएफ विल्कस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखें किसने किया था? यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, बिल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण द्वारा 1993 में डीएनए का कुंडलीकर विन्यास प्रस्तुत किया था, जिनको हम कौन सा बोलते हैं? कौन सा मॉडल बोलते हैं उसको? डीएनए का कौन सा डबल मॉडल हेलिक्स। बोलते हैं? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में किसने की थी? फ्रेडरिक फिशर ने फेडरिक की थी, मिस्टर। फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है, और इन्होंने कुंडलीकार विन्यास क्या? प्रस्तुत किया था, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में। ठीक है, और डीएनए की पहचान 1869 में ऑलरेडी फ्रेडरिक मिशर ने कर दिया था। समानता डीएनए आरएनए में की कॉपी बनती है, डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए की कॉपी बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बता दीजिए क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए में कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, प्रक्रिया क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए में रिवर्स और डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांजेक्शन एंजाइम भाग लेते हैं। एक्सरे टेक्निक की बात करेंगे। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं में डीएनए के अस्थायी परिवर्तन का खतरा होता है। ठीक है, किसमें? एक्सरे तकनीक के व्यवसाय में लगे हुए जो व्यक्ति जो होते हैं, अपनी कोशिकाओं में डीएनए के अस्थायी परिवर्तन का खतरा होता है। ध्यातव्य है कि डीएनए के न्यूक्लिक हमले जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? आप चलेंगे आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? किसे कहते हैं आनुवांशिक विज्ञान का जनक? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल जो था पेशे से क्या थे, तो क्या बताएंगे? पादरी। पादरी थे। कहाँ के पादरी थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, आनुवांशिक के जनक के रूप में विख्यात है। कौन विख्यात है? मेंडल साहब जो है विख्यात है। मेंडल ने अपने चीफ प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्ध वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का प्रयोग किया, कौन सा है? गार्डन पी का प्रयोग किया। किसका किया? गार्डन पी का प्रयोग किया। ठीक है, और 3 प्रकार के नियम दिए। प्रभात्या का नियम, डोमिनेंस, पृथक्करण, सेग्रीगेशन था। स्वतंत्र अपवर्गन का नियम भी प्रस्तुत किया। मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत किस पे आधारित थे? तो ध्यान में, लैंगिक जनन पे आधारित थे। किस पे आधारित थे? तो लैंगिक जनन पे क्या थे? आधारित थे। अब चलेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, जीनोम चित्रण, जिसको जीनोम मैपिंग, इनमें क्या संबंधित है? तो जीन्स का चित्रण होता है। किसका होता है? जीनोम मैपिंग में क्या होता है? जीन्स का चित्रण होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में कौन ले जाते हैं? तो क्रोमोसोम ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? क्रोमोसोम ले जाते हैं। ठीक है, कौन ले जाते हैं? क्रोमोसोम ले जाते हैं। ठीक है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वाल्डेयर था। ठीक है, गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? सूटन एवं बावेरी ने दिया था। गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सूटन एवं बावेरी ने दिया था।
ठीक है। जीन क्या है? तो जीन है डीएनए का एक भाग है। किसका भाग है? तो डीएनए का भाग क्या है? जीन है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्परिवर्तन कहते हैं। हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या है? तो स्थिर रहती है। ठीक है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या रहती है? तो स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? स्थिर रहती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ध्यान में रखेंगे डीएनए। कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए जो है उत्तरदायी है। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्यान, बरबरा किसने किया? बरबरा मैकलिफ्टॉन ने किया। ठीक है, ध्यान में रखें, मैकलिफ्टॉन ने। ठीक है, अब बताना है। ठीक है, जंपिंग जीन कब था? तो 1983 में इसका अनुसंधान किया गया था। इसके लिए किसका पौधा? मक्का के पौधा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन। कौन सा नहीं बनाता है? तो टायरोसिन जो होता है अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, बाकी एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिनिन सब बनाता है। ठीक है, डीएनए में मौजूद शकरा कौन है? तो डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये क्या है? डीएनए में मौजूद क्या है? शकरा है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज किसने की बताइए? किसने की? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए लिया होगा आंसर इसका, यही ना गलत ले लेता है कहीं कहीं। नहीं, डबल हेलिक्स मॉडल का नाम। उपायुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, वही ना, वहाँ पे फिशर, मेरी ठीक है, फिशर लेगा उसका। कोई नहीं लेगा, क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने किया था ना, मिस्टर किया था। 1869 में स्विस था। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया? तो वाटसन एवं वाटसन क्रिक ने क्रिक। दिया। ठीक है, कब दिया? 1953 में। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या होता है? आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ठीक है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का, ठीक है, कौन से अपनी कोशिकाओं में डीएनए का स्थायी परिवर्तन का खतरा होता था? एक्सरे वाले में ना। हाँ। ठीक है, एक्सरे में ना। यस सर। ठीक है, एक्सरे में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैव उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? कल के क्लास में हम लोग देखेंगे जैव उर्वरक, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बच्चा सा चैप्टर है, इसको खत्म कर देंगे कल की क्लास में, जैव उर्वरक। ठीक है।